नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो और ये हो जाता है विश्व के भूगोल से। विश्व के भूगोल से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे इसी सीरीज में। और इससे पहले हमने इंडियन पॉलिटी यहाँ पर कवर करा दी है पूरी, उसकी मैराथन भी आपको मिल जाएगी। भारत का जो भूगोल है ये इंडियन ज्योग्राफी ये भी कवर करा दी है, इसका भी आपको मैराथन वीडियो भी मिल जाएगा। एक आपकी जो एंशियंट हिस्ट्री है वो भी हमने पूरी करा दी है, ठीक है, तो वो भी आपको देख लेनी है और उसकी भी मैराथन आपको देखने को मिल जाएगी हमारे चैनल पर। इसी तरह के बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो विश्व के भूगोल से संबंधित। और विश्व के भूगोल को 4 से 5 वीडियो में हम जो है पूरा आपको कवर करा देंगे। 4 से 5 वीडियो में पूरा विश्व का भूगोल आपको देखने को मिल जाएगा। और आज जो हमारा शुरू होगा, आज से हम शुरू करेंगे, यहाँ सबसे पहले ब्रह्मांड आ जाएगा और उसके बाद देखेंगे हम सौरमंडल। इसी तरह से बाकी चीज़ें भी यहाँ पर कवर कराई जा रही हैं। इकोनॉमी की जो क्लास है वो भी हमारे चैनल पर चल रही है, अगर आपने नहीं देखे तो आप चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ पर आपको सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। और यहाँ से शुरू किया गया है भूगोल से। तो भूगोल विषय के अंतर्गत स्थलीय, महासागरों, नदियों, पहाड़ों, आकाशीय पिंडों और ब्रह्मांड के अन्य भागों का अध्ययन किया जाता है। तो जिसमें इन सभी का अध्ययन किया जाता है, जैसे आपका स्थलीय भाग है, महासागर हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, और ये ब्रह्मांड है, पिंड है, पृथ्वी है, सूर्य है, इन सभी का जो आप अध्ययन करेंगे उसको जो है भूगोल के अंतर्गत लाया जाएगा। ठीक है, तो वो सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? भूगोल के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। और इस शब्द के लिए जो ज्योग्राफिक शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वो यूनानी विद्वान इरेस्थोस्ट्रेजीज के द्वारा किया गया था। आपसे ये क्वेश्चन बनता है आपकी परीक्षा में कि जो प्रथम बार ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया है इरेस्टोस्थनीज के द्वारा। ठीक है, ये भी आपको समझना है। इसके बाद जो इरेस्टोस्थनीज था उसको व्यवस्थित भूगोल का पिता या फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी माना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन यहीं से तो बनेगा कि फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है इरेस्टोस्थनीज को। ये सारा जो कंटेंट है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, और इसी में से जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं। चाहे आप किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप आरओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या उससे जुड़ा हुआ कोई सा भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, सभी में इसी तरह के क्वेश्चन आपसे देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ का है भूगोल का जो जनक है फादर ऑफ ज्योग्राफी, ये हिकेटियस को कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी ये हो जाता है इरेस्टोस्थनीज, और भूगोल का जनक यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी ये हो जाते हैं हिकेटियस। आधुनिक भूगोल का जो संस्थापक है यानी फाउंडर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, तो ये कहा जाता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। ठीक, तो ये हो जाते हैं फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा स्टार्ट हो जाता है टॉपिक, तो ये हो जाता है विश्व का भूगोल। और विश्व के भूगोल के अंतर्गत सबसे पहले देखने को मिलेगा आपको ब्रह्मांड, इसको कोसमोस भी कहा जाता है। इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं आपकी परीक्षा के लिए? और यहाँ कहा गया है सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशाल मंदाकिनियों तक खगोलीय पिंड के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। तो ये कहा गया है जितनी भी सूक्ष्म चीज़ें होती हैं, जो अणु होता है सबसे छोटा, उससे लेकर जो विशाल आपकी मंदाकिनियाँ हैं, उन सभी के जो है सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा गया है। और ब्रह्मांड के अध्ययन की जो वैज्ञानिक शाखा है उसको खगोल विज्ञान के नाम से जाना जाता है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। यूनानी खगोल शास्त्री क्लाडियस टोलेमी ने सर्वप्रथम ब्रह्मांड का क्रमबद्ध अध्ययन प्रारंभ किया था। तो सबसे पहले ब्रह्मांड का जो क्रमबद्ध अध्ययन प्रारंभ किया था ये किया था यूनानी खगोल शास्त्री क्लाडियस टोलेमी ने। ठीक, तो ये टोलेमी आपको याद रखना है, टोलेमी से कई बार आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनता है। टोलेमी ने मत दिया था कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और सूर्य तथा अन्य ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो ये टोलेमी के द्वारा कहा गया था सबसे पहले कि पृथ्वी तो बीच में है और जो बाकी ग्रह है, सूर्य है, चंद्रमा, ये सब जो है ये इसके चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ये सबसे पहले कहा गया था टोलेमी के द्वारा। लेकिन उसके बाद निकोलस कोपरनिकस ने सर्वप्रथम यह मत जो है अभिव्यक्त किया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, ना कि पृथ्वी। ठीक, तो दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई। यहाँ पर दोनों चीज़ों को आपको समझना है।
टोल्मी के द्वारा पृथ्वी केंद्र में है। और अगर निकोलस की बात करते हैं तो निकोलस के अनुसार जो है केंद्र में कौन है, तो केंद्र में सूर्य है। जबकि थ्योरी किसकी सही है, तो निकोलस वाली थ्योरी आपकी यहाँ पर सही मानी जाएगी। ठीक है, लेकिन पहले जो है इतने अध्ययन के साधन नहीं थे लोगों के पास। ठीक है, वैज्ञानिकों के पास भी इतने साधन नहीं होते होंगे। तो उसके अलावा उसके बाद भी जो है टोल्मी ने कह दिया था कि पृथ्वी जो है आपकी बीच में है और बाकी ग्रह की परिक्रमा कर रहे हैं। तो जो करेक्ट हो जाता है वो होगा आपका निकोलस द्वारा। तो निकोलस कोपरनिकस ने सर्वप्रथम यह मत अभिव्यक्त किया कि ब्रह्मांड के केंद्र में जो है सूर्य है। ठीक, तो आपसे यही पूछा जाएगा किसके द्वारा ये थ्योरी दी गई थी कि सूर्य जो है केंद्र में है। तो ये कहा गया था निकोलस कोपरनिकस के द्वारा। कोपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक भी माना जाता है। किसको माना जाता है, आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक, तो ये माना जाएगा कोपरनिकस को। और ग्रही कक्षाओं के नियमों की जानकारी जोहान्स केपलर ने दी थी। तो ग्रही कक्षाओं के नियमों की जो जानकारी है वो जोहान्स केपलर के द्वारा दी गई है। इसके बाद ब्रह्मांड उत्पत्ति के मुख्य 3 सिद्धांत हैं। जो ब्रह्मांड उत्पत्ति है उसके 3 सिद्धांत हैं। एक आपका हो जाता है महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक, 3 सिद्धांत बताने हैं आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति के। पहला हो जाता है महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक, कि एक विस्फोट हुआ होगा उसके बाद जो दुनिया बननी शुरू हुई है। इसके बाद आ जाता है सतत सृष्टि सिद्धांत यानी स्टेडी स्टेट थ्योरी। और तीसरा आ जाता है दोलन सिद्धांत। ठीक है, यानी पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। तो तीनों के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल 3 के बारे में आपको पता लग गया है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत है। ठीक, तो 3 उत्पत्ति के सिद्धांत हो जाते हैं ब्रह्मांड की। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला आ जाता है ब्रह्मांड का सिद्धांत, महाविस्फोट का सिद्धांत। सबसे पहले आ जाएगा महाविस्फोट का सिद्धांत। इसके अनुसार क्या क्या कहा गया है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है वो महाविस्फोट सिद्धांत है। ठीक है, तो सबसे मान्य यानी जो माना जाता है आज भी वो ही माना जाता है जो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है आपकी महाविस्फोट के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। इसको किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी। इसके बाद महाविस्फोट सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये किया गया था वर्ष 1927 में। और इसके जो प्रतिपादक हो जाते हैं जॉर्ज लेमेथियर हो जाते हैं। और जॉर्ज लेमेथियर हो जाते हैं 1894 से 1966 तक। ठीक, कौन हो जाते हैं, जॉर्ज लेमेथियर। ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है। और इसके बाद में रॉबर्ट वैगनर ने 1967 में इसकी व्याख्या की थी। तो प्रतिपादक कौन हो जाते हैं, नाम आपको याद रखना है, जॉर्ज लेमेथियर हो जाते हैं। इसकी व्याख्या किसने की थी, तो ये की थी रॉबर्ट वैगनर ने 1967 में। दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको समझनी है। इसके बाद महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सभी पदार्थ प्रारंभ में पिंड की अवस्था में थे। ठीक है, तो एक पिंड था, उसके बाद उसमें विस्फोट हुआ, उसके बाद जो है पृथ्वी की जो सृष्टि की रचना हुई है, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ समझना है आपको, महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सभी पदार्थ प्रारंभ में एक पिंड थे जिसका आयतन अत्यंत सूक्ष्म तथा तापमान और घनत्व जो है वो अधिक रहा होगा। ठीक, इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। इसके बाद कहा गया है जो अत्यधिक संकेंद्रण के कारण इस पिंड में विस्फोट हो गया जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थों का बिखराव हुआ और उनसे अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ और तभी से ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ये देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर एक विस्फोट हो जाता है और चीज़ें जो हैं आज भी दूर जा रही हैं, ऐसा कहा जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है, तो पहले जो विस्फोट हुआ चीज़ें यहाँ तक आई, अब चीज़ों को जो है खिसक रही हैं, अब भी दूर जा रही हैं इस केंद्र से। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति ये इस तरह से मानी जाती है। ठीक है, और इसी तरह से सभी जो आपके ब्रह्मांडीय पिंड है, जो ब्रह्मांडीय पिंड है, सभी का निर्माण इसी तरह से बताया जाता है। इसके बाद महाविस्फोट सिद्धांत को मानने वाले वैज्ञानिकों का विश्वास है कि यह घटना आज से लगभग 13.7 या फिर 13.8 अरब वर्ष पूर्व हुई होगी। तो कितना लंबा समय हो जाता है, अरब वर्ष पूर्व की बात हो रही है यहाँ पर, 13.7 या फिर 13.8 अरब वर्ष पूर्व हुई होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा समय ये हो जाता है।
इसके बाद यहाँ पर आ जाता है जो सतत सृष्टि सिद्धांत। ठीक है, तो पहला आपने देख लिया है जो महाविस्फोटक सिद्धांत था। इसके बाद आ जाता है सतत सृष्टि सिद्धांत यानी स्टेडी स्टेट थ्योरी। तो इसके बारे में भी बात करेंगे और तीसरे के बारे में बात करेंगे जो दोलन सिद्धांत है। तो सबसे पहले देखेंगे सतत सृष्टि सिद्धांत को। तो सतत सृष्टि सिद्धांत ये ब्रह्मांड उत्पत्ति विषयक दूसरा प्रमुख सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसी विस्फोट से नहीं हुई है। ब्रह्मांड का ना कोई आदि है ना कोई अंत है, यद्यपि इस सिद्धांत में प्रसारणशीलता समाहित है। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि ब्रह्मांड का ना कोई अंत है ना कोई इसकी शुरुआत हुई है, कोई आदि नहीं है कोई अंत नहीं है, तो ये केवल ऐसे का ऐसा ही है। ठीक है, तो इसका जो है प्रसारणशीलता यहाँ पर समाहित हो जाती है। और इस सिद्धांत के जो प्रस्तुतकर्ता थे अनेक वैज्ञानिकों ने तर्क दिए हैं, उनमें आपके फ्रेड हायल आ जाते हैं, हरमन बोंडी आ जाते हैं और थॉमस गोल्ड भी आ जाएंगे। ठीक है, तो थॉमस गोल्ड, हरमन बोंडी और फ्रेड हायल के द्वारा सिद्धांत दिया गया है सतत सृष्टि सिद्धांत। नाम ये आपको याद रखने हैं, सबसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद तीसरा आ जाता है हमारा दोलन सिद्धांत। ठीक है, दो आपने देख लिया, तीसरा दोलन सिद्धांत है। तो दोलन सिद्धांत से इससे क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा में, ये भी हम देख लेते हैं। तो दोलन सिद्धांत से हो जाएगा इस सिद्धांत के अनुसार हमारा जो ब्रह्मांड करोड़ों वर्षों के अंतराल में विस्तृत और संकुचित होता रहता है। ठीक, करोड़ों वर्षों की बात हो रही है। हमारा जो ब्रह्मांड है वो विस्तृत और संकुचित होता रहता है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं डॉक्टर एलन सैंडिस। ठीक, तो ये भी जो है एक सिद्धांत है दोलन सिद्धांत, और विस्तृत भी होता है और ये संकुचित भी होता रहता है। तो करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया के बाद इसके अनुसार आज से 120 करोड़ वर्ष पूर्व एक तीव्र विस्फोट हुआ होगा, तभी से ब्रह्मांड जो है वो फैल रहा है। और इसके बाद 290 करोड़ वर्ष बाद यह विस्तार रुक जाएगा और ब्रह्मांड जो है वो संकुचित होना शुरू हो जाएगा। यानी कि अभी जो विस्तार हो रहा है, जो फैल रहा है, अब 290 करोड़ वर्ष के बाद जो है वो वहाँ से रुककर वो वापस जो है संकुचित अवस्था में आपका आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कहा गया है, ये हो जाता है आपका दोलन का सिद्धांत। ठीक, तो तीनों सिद्धांत के बारे में हमने आपको बता दिया है। तीनों के जितने भी आपके प्रतिपादक हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे यहाँ पर। इसके बाद आ जाता है जो गोल्डी लॉक्स जोन शब्द बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज से संबंधित है। तो कौन है, ये हो जाता है गोल्डी लॉक्स जोन शब्द बाह्य, गोल्डी लॉक्स जोन ये जो है बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज से संबंधित हो जाएगा। इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध से संबंधित माने जाते रहे हैं। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो बनता है यहाँ पर सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है ये आपकी परीक्षा के लिए। तो सोलर सिस्टम में आपसे कहा गया है सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाने वाले तथा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं आदि पिंडों का समूह ये सौरमंडल या फिर सोलर सिस्टम कहलाता है। तो सोलर सिस्टम में कौन कौन चीज़ें देखने को मिलेंगी, ग्रह मिल जाएंगे, जितने भी आपके ग्रह होते हैं, जैसे आपके बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, तो ये सभी किस में आ जाते हैं, तो ये सभी आपके देखने को मिल जाएंगे सौरमंडल में, ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। उपग्रह में आ जाएंगे आपके जैसे चंद्रमा है, ये उपग्रह हो जाएंगे। क्षुद्र ग्रह हो जाते हैं आपके, कुछ धूमकेतु हो जाते हैं, उल्काएं हो जाती हैं। इन सभी का जो एक समूह है उसको सौरमंडल कहा जाता है। इसके बाद महाविस्फोट की घटना के लगभग 9.1 अरब वर्ष पश्चात, अर्थात वर्तमान की बात करें, अर्थात वर्तमान से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ है। ठीक है, तो महाविस्फोट की जो घटना हुई है उससे 9.1 अरब के बाद में, और अब की अगर वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान से 4.6 अरब पहले सौरमंडल का विकास हुआ है। यानी जब सौरमंडल बना है, पृथ्वी बनी है, तो 4.5 अरब वर्ष पूर्व जो है ये बनी है। ठीक, इतना आपको समझना है बस। यहाँ पर हमारा जो सौरमंडल है जिसमें स्थित है उसको मंदाकिनी या फिर आकाशगंगा या दुग्ध मेखला कहा जाता है। तो 3 नामों से जाना जाएगा, एक मंदाकिनी, एक आकाशगंगा और एक हो जाती है दुग्ध मेखला। सौरमंडल में ये स्थित है। प्रकाश द्वारा निर्मात में 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर सेकंड की गति से
एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहीं से तो आपके बनते हैं। डीप क्वेश्चन अगर एग्जामिनर निकालता है तो इसी तरह से निकालता है, जहां तक आप नहीं पढ़ पाते हैं वहां से जो है एग्जामिनर क्वेश्चन निकालता है। तो इसलिए जो है हम डिटेल वाइज यहाँ पर सारी चीज़ें बताने की, सारी चीज़ें पढ़ाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष आपने समझ लिया है। निर्वात में जो इसकी चाल है 3 गुना 10⁸ मीटर एक सेकंड में हो जाती है, और इसके द्वारा जो एक साल में चली गई दूरी है उसको प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी ज्ञात करने की इकाई है। ठीक है, तो ये सुमेलित करने के लिए आपको दे दिया जाता है क्वेश्चन कई बार। पारसेक की दूरी मापने की इकाई है, जो पारसेक भी एक दूरी मापने की इकाई है, जो लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर मानी जाती है। तो कितनी मानी जाएगी? तो 3.26 प्रकाश वर्ष की ये मानी जाएगी। पृथ्वी से सूर्य के मध्य औसत दूरी को खगोलीय एकक या फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। तो ये किसको कहा जाता है? तो पृथ्वी से सूर्य के मध्य की, यहाँ पर आपकी पृथ्वी है, यहाँ पर आपका सूर्य है, तो इन दोनों के जो मध्य की दूरी है इसको कहा जाता है खगोलीय एकक या फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसको कहा जाएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपका बनता है। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 6वीं शताब्दी में भारतीय खगोलविद वराहमिहिर ने सर्वप्रथम यह बताया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो 6वीं शताब्दी में ही जो है लोगों को पता चल गया था, वराहमिहिर ने खोज कर ली थी कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो अब से कितने दिन पहले ये बात साबित हो गई थी। तो यहाँ देखेंगे हम, जो हमारा हो जाता है ये सूर्य दिखाया गया है। सूर्य से सबसे पहले आपका बुध देखने को मिलेगा। बुध के बाद आपका आ जाता है शुक्र के बाद आपकी पृथ्वी आ जाएगी। 4 नंबर पर मंगल आ जाएगा, 5 नंबर पर बृहस्पति, 6 पर शनि, 7 पर अरुण और 8 पर वरुण। और प्लूटो को जो है ये अब ग्रहों की श्रेणी से 2006 में ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, कब किया गया है ये भी आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो 2006 में ग्रहों की श्रेणी से ये बाहर कर दिया है। ठीक है, बाकी 8 ग्रह आपके यहाँ पर ये बच जाते हैं। ठीक, तो सारे आपने देख लिए हैं। आपसे इनका क्रम लगाने के लिए पूछा जाता है। ठीक, और आपसे ये पूछा जाता है जो आपकी आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हमारी आ रही है क्षुद्र ग्रह की पट्टी, आप देख सकते हैं। आपसे ये कई बार क्वेश्चन बना कि ये क्षुद्र पट्टी जो है किसके बीच में है, तो ये बीच में हो जाती है मंगल के और बृहस्पति के। ठीक, मंगल और बृहस्पति के बीच में एक क्षुद्र पट्टी देखने को आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है आंतरिक ग्रह, तो आंतरिक ग्रह होते हैं क्षुद्र पट्टी के जो अंदर है 4 ग्रह हमारे, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों जो है आंतरिक ग्रह कहे जाएंगे। इसके अलावा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये चारों ग्रह आपके कहे जाते हैं बाह्य ग्रह। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको समझनी है, आंतरिक ग्रह और एक आपका होता है बाह्य ग्रह। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से हमने आपको बता दिया है। क्षुद्र ग्रह की बीच की पट्टी आ जाती है किस किस के बीच में, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में ये हो जाएगी। ठीक, तो इसी तरह से आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बनता है सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, ये बात सभी जानते हैं। ठीक है, महाविस्फोट की थ्योरी से ये पता चला है, सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। सूर्य एक तारा है और ये सौरमंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत भी है। ठीक, तो पूरे सौरमंडल में जो समस्त ऊर्जा का स्रोत है वो हो जाता है सूर्य, और ये एक तारा माना जाता है। तो तारों की रचना गैसों के बादलों से होती है और सूर्य एक गैसीय गोला माना जाता है। ठीक है, तो सूर्य क्या है? तो एक गैसीय गोला ही तो है, गैसों का जो है एक गोला है सूर्य है, और तारों की जो रचना है वो गैसों के बादलों से ही हुई है। इसके बाद परमाणु संख्या के संदर्भ में सूर्य लगभग 91% हाइड्रोजन और 8.9% हीलियम से निर्मित है। द्रव्यमान के संदर्भ में इसमें 70.6% हाइड्रोजन और 27.4% हीलियम पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, जो आपका सूर्य हो जाता है उसमें 91% हाइड्रोजन और 8.9% हीलियम से निर्मित हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझना है। इसके बाद सूर्य के केंद्रीय भाग, इसको कोर कहा जाता है, जो सूर्य के केंद्र का भाग है तो इसको कोर कहा जाएगा। तापमान की बात करते हैं तो 1.5 गुना 10⁷ डिग्री सेल्सियस या फिर 15 मिलियन सेंटीग्रेड होता है इसका तापमान। जबकि इसकी बाहरी सतह, जिसको फोटोस्फीयर कहा जाता है, ये सूर्य है, इसकी एक बाहरी सतह है यहाँ पर इस तरह से, तो उसको जो क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाता है फोटोस्फीयर। और ये फोटोस्फीयर है जो हमें दिखती है वो फोटोस्फीयर ही दिखती है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए।
इसका जो तापमान है वो होता है लगभग 5500 डिग्री, यानी 5500 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है, जो आपकी बाहर की होती है फोटोस्फीयर, जो हमें दिखाई देती है। इसके बाद सूर्य का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से 109.2 गुना अधिक है। सूर्य का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास से 109.2 गुना अधिक है, और सूर्य की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष होती है। तो सूर्य की आयु होती है लगभग 4.6 अरब वर्ष, और सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख गुना बड़ा है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हमारा जो अगला पॉइंट बनता है इम्पोर्टेंट। सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारी जो ये पूरी बुक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है, और कई बुक में से हमने जो है इसको निकाला है, ठीक है। कई बुक हमारे सामने थी, लेकिन किसी में जो है इस तरह का कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो है आपको डिटेल वाइज सारी चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है। आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, और इसके अगर आप फ्री पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाती है। इसके बाद पृथ्वी को सूर्य ताप का जो मात्रा है वो 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है। पृथ्वी को सूर्य ताप का मात्र 2 अरबवां हिस्सा ही प्राप्त होता है सूर्य ताप का। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड या फिर लगभग 499-500 सेकंड का समय लगता है। सूर्य की समस्त ऊर्जा का जो स्रोत है वो हो जाता है नाभिकीय संलयन। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन बनता है ये बनता है विचार करने के लिए, ठीक। तो 2 स्टेटमेंट आपको दे दिए जाते हैं, उस तरह से जो है क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। सूर्य की जो समस्त ऊर्जा का स्रोत है वो होता है नाभिकीय संलयन का, ठीक। ये चीज़ आपको समझनी है। इसके बाद अगला हमारा यहाँ पर बनता है सौर मंडल के पिंड, यानी बॉडीज ऑफ सोलर सिस्टम। तो सौर मंडल के जो पिंड हैं उनसे क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सोलर मंडल में वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। 8 ग्रह हो जाएंगे, 8 के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये आप सभी जानते हैं 8 ग्रह हैं वर्तमान में, ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं है। तो सूर्य से दूरी के आधार पर ये आपसे क्वेश्चन बनता है। यहाँ से दूरी के आधार पर तो सबसे पहले बुध आ जाएगा, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये हो जाते हैं 2 सूर्य से दूरी के अनुसार। यहाँ पर आपका सूर्य हो जाएगा, इस तरह से आप यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बुध हो जाएगा, फिर आपका शुक्र हो जाएगा, फिर आपकी पृथ्वी आ जाएगी, फिर आपका मंगल आ जाएगा, फिर यहाँ क्षुद्र ग्रह की पट्टी आ जाएगी, इनको आंतरिक ग्रह कहा जाएगा। इसके बाद बाह्य ग्रह आ जाते हैं, बाह्य ग्रह में आपका बृहस्पति आ जाएगा, फिर शनि आ जाएगा, फिर अरुण आ जाएगा, और फिर आपका वरुण आ जाएगा, और इन सभी को जो है बाह्य ग्रह कहा जाएगा। तो आंतरिक ग्रह और ये आपका बाह्य ग्रह, ये चीज़ आपने देख ली है। ग्रहों के सारों के नाम याद रखने हैं आपको। 4 ग्रह आपके आंतरिक हो जाते हैं और 4 ग्रह आपके बाह्य हो जाते हैं। सूर्य के निकट, सूर्य के सबसे निकट स्थित जो ग्रह है वो हो जाता है आपका बुध, और सबसे दूर की बात करेंगे तो सबसे दूर हो जाता है आपका वरुण, और वरुण से भी दूर था आपका जो प्लूटो था। प्लूटो को जो है ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया है, ठीक। तो ये भी आपको समझ लेना चाहिए। आकार के आधार पर ग्रहों का जो अवरोही क्रम है वो हो जाता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। तो ये एक ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं, ट्रिक आप अपनी बना सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया द्रव्यमान के आधार पर ग्रहों का जो क्रम है वो इस प्रकार हो जाता है द्रव्यमान के आधार पर। तो ये हो जाएगा बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ये हो जाएंगे आपके द्रव्यमान के आधार पर। और सबसे बड़ा जो ग्रह है वो हो जाता है बृहस्पति, ठीक है, सभी जानते हैं, और सबसे छोटा हो जाता है बुध। तो ये कॉमन चीज़ें हैं जो सभी को पता होना चाहिए। शुक्र और अरुण की घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम होती है, यानी क्लॉकवाइज होती है, और बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सब आपके एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक। तो क्लॉकवाइज कौन कौन से घूमेंगे, शुक्र और अरुण, और एंटी क्लॉकवाइज बाकी सारे घूमते हैं आपके एंटी क्लॉकवाइज। सूर्य ग्रहण की बात करते हैं, जो सोलर एक्लिप्स होता है तो तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तो ये आपकी आ जाती है सूर्य, और ये आ जाता है आपका पृथ्वी। तो यहाँ पर आपका जब चंद्रमा बीच में आ जाता है तब जो है आपको देखने को मिलेगा सूर्य ग्रहण, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो तब जो है सूर्य ग्रहण होता है, और सूर्य को जो प्रकाश है वो डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका
जो है सूर्य ग्रहण हो जाता है। और सूर्य ग्रहण ये प्रतिपदा यानी न्यू मून डे या फिर अमावस्या को होता है। तो अमावस्या को क्या होता है? अमावस्या को होता है सूर्य ग्रहण। और एक होती है आपकी पूर्णिमा जिसको पूर्णमासी कहा जाता है। तो पूर्णिमा के दिन होता है आपका चंद्र ग्रहण। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे जो 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह में सबसे पहला जो ग्रह है वो बुध आ जाएगा। बुध से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता रहा है बुध से? तो बुध में चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। जो बुध है उसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। बुध और सूर्य के मध्य दूरी लगभग हो जाती है 58 मिलियन किलोमीटर। दोनों के मध्य की दूरी की बात की गई है। दोनों के मध्य की यानी बुध और सूर्य के जो मध्य की दूरी है वो लगभग 58 मिलियन किलोमीटर हो जाती है। और यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय लेता है। सूर्य की परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो केवल 88 दिन लेता है, जो पृथ्वी के दिन, यानी हमारे यहाँ के 88 दिन लेता है सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में। बुध का जो तापांतर है वो अन्य ग्रहों की तुलना में सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक क्यों होगा, बताइए क्यों होगा सर्वाधिक? तो सर्वाधिक इसलिए होगा, ये जो है सूर्य के सबसे नज़दीक में है, इसलिए इसका जो तापांतर है वो अन्य ग्रहों की तुलना में सर्वाधिक माना जाएगा। और यहाँ पर दिन में जो इसका तापमान है वो 430 डिग्री सेल्सियस और रात में इसका जो तापमान है वो होता है 180 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और जिससे दिन अत्यधिक गर्म और रात जो है बर्फीली होती है इस वजह से। और ये सूर्य के सबसे नज़दीक तथा सबसे छोटा ग्रह भी है। सूर्य के सबसे नज़दीक है और सबसे जो है छोटा ग्रह भी है, तो ये हो जाता है आपका बुध। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो हमारा बुध है उसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर एक नोट दिया गया है। तो उपग्रह जो प्राकृतिक है वे आकाशीय पिंड है जो अपने ग्रहों के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा यानी सूर्य का चक्कर लगाना भी करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाते हैं प्राकृतिक आकाशीय पिंड। इसके बाद बात आती है हमारी शुक्र की यानी वीनस की। तो वीनस से क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा में? तो वीनस जो है शुक्र सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह हो जाता है। और ये सूर्य की परिक्रमा लगभग 225 पृथ्वी दिवसों में पूरी करता है। तो 225 दिनों में सूर्य का जो है एक चक्कर काटता है आपका शुक्र। इसके बाद सूर्य से शुक्र की ग्रह की जो दूरी है लगभग 108 मिलियन किलोमीटर है। तो सूर्य से और शुक्र के ग्रह के बीच की दूरी आपकी 108 मिलियन किलोमीटर हो जाएगी। और यहाँ पर शुक्र पृथ्वी के सबसे नज़दीक और सर्वाधिक गर्म ग्रह भी माना जाता है। तो ये किसकी बात हो रही है? तो शुक्र ग्रह की बात हो रही है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन है? शुक्र ग्रह है। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये भी आपका हो जाता है जो शुक्र ग्रह। शुक्र को भोर का तारा या फिर सांझ का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, तो सांझ का तारा हो जाएगा या फिर भोर का तारा, ये सभी आपका शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसको कहा जाता है, क्योंकि घनत्व, आकार और व्यास में पृथ्वी के लगभग समान ही माना जाता है। इसके बाद शुक्र का जो वायुमंडल है वो मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से बना है और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आ जाती है हमारी जो तीसरा ग्रह बनता है हमारा, सीनियरिटी से हम चल रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा 1 2 3, तो तीसरा जो ग्रह है ये हो जाता है हमारा पृथ्वी। अब यहाँ पर आ जाएगा पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ज्ञात ग्रह जिस पर जीवन रहता है। जिस पर जीवन रहता है पृथ्वी सूर्य से दूरी के लगभग तीसरा और आकार के आधार पर पांचवा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। तो पृथ्वी सूर्य से दूरी की अगर बात करते हो तो सबसे पहले आपका सूर्य आ जाएगा, फिर बुध आ जाएगा, फिर बुध के बाद आपका शुक्र आ जाएगा, फिर आपकी आ जाती है पृथ्वी। ठीक है, तो इस तरह से तीसरे नंबर का जो है ग्रह हो जाएगा। और आकार के बात करेंगे तो आकार के आधार पर हो जाता ही पांचवा ग्रह। इसके बाद पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये पृथ्वी की बात हो रही है, पृथ्वी की जल की जो उपलब्धता है यहाँ पर उस कारण इसको नीला ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वो हो जाएगा चंद्रमा। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये सभी जानते हैं। 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष पर। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन उसके अक्ष पर झुका होने के कारण और उसमें परिक्रमण गति के कारण होता है ऋतु परिवर्तन। ठीक है, तो पृथ्वी घूमती रहती है और उसमें जो है कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी सर्दी, तो इस तरह से जो है मौसम चेंज होते रहते हैं। इसी वजह से यहाँ पर जो है ऋतु परिवर्तन देखने को मिल जाएगा।
पृथ्वी की बात करते हैं तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है पृथ्वी। इसी गति को घूर्णन गति अथवा दैनिक गति कहा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। घूर्णन गति या फिर दैनिक गति के नाम से इसको जाना जाता है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन या फिर परिभ्रमण कहा जाता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको घूर्णन कहा जाएगा या फिर उसको परिभ्रमण कहा जाएगा। इसके कारण दिन रात होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो दिन रात भी नहीं होंगे। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9.51 सेकंड या 365.25 दिन का समय लगा है। तो ये लगा है पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में। इसे पृथ्वी की एक परिक्रमा गति कहते हैं। ये जो चक्कर काट का है इसको एक परिक्रमा गति कहा जाएगा। इसके बाद पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाले समय को सौर वर्ष कहा जाता है। तो पृथ्वी और सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाले समय को एक सौर चक्र कहा जाए, सौर वर्ष कहा जाएगा। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष के लगभग 6 घंटे बाद बढ़ जाता है, जिससे प्रत्येक चौथे वर्ष को लीप वर्ष के रूप में कैलेंडर में शामिल कर लिया जाता है। इसके बाद पृथ्वी सूर्य के चारों 29.8 किलोमीटर के वेग से चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो 29.8 किलोमीटर एक सेकंड में, ठीक है, यानी लगभग 30 किलोमीटर जो हो एक सेकंड में चक्कर लगाती है आपकी पृथ्वी सूर्य के। और पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर सामान्यतः 4 जनवरी के निकटतम तिथि को होती है। इस स्थिति को पेरिहेलियन या फिर उपसौर कहा जाता है। इसके बाद पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर सामान्यतः 4 जुलाई की निकटतम जो तिथि होती है और इस तिथि को अपेलियन या फिर अपसौर कहा जाता है। तो अपसौर और उपसौर आपने दोनों चीज़ें देख ली हैं, ठीक है। यहाँ पर दिखाया गया था ये अपसौर उपसौर और यहाँ हो जाता है अपसौर। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का जो तारा है ये हो जाता है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो ये सबसे निकटतम तारा माना जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। तो दिन और रात बराबर कैसे होते हैं? तो ये होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन और रात ये बराबर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे कम दिन यानी 21 से 22 जून को, सर्वप्रथम दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है वो 22 दिसंबर को होता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा जून में होता है, तो जून में होता है ये आपका उत्तरी गोलार्ध में, ठीक। ये आपकी पृथ्वी है और ये आपको बीच से डिवाइड कर दिया। अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो ये होता है आपका 21 या 22 जून को सबसे बड़ा दिन, और अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो 22 दिसंबर को जो है सबसे बड़ा दिन आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये हमारा छोटा सा ही है। कल हम आपको कराएंगे यहाँ पर मंगल ग्रह, ठीक है। मंगल ग्रह कल हम आपको यहाँ पर कराने वाले हैं, और इसी तरह से 4-5 वीडियो में आपका पूरा जो वर्ल्ड ज्योग्राफी ये हम आपको कवर करा देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।